ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लेके आए हैं जो मनी और बैंकिंग हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड यूनिट है उसका थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई इन इंडिया। यानी मनी सप्लाई अगर मैं कंसिडर करूंगा तो जो बेसिक एस्पेक्ट हम कंसिडर करेंगे कि जैसे मनी सप्लाई की हम बात करेंगे तो कौन कौन मनी सप्लाई है और कैसे मनी के एस्पेक्ट को इकोनॉमी के रेफरेंस में डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है विद द जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है उनके द्वारा। मेनली हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल वगैरह करता है और जो अदर सप्लायर ऑफ मनी है वो किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। क्लियर चीज? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, कैसे मैं डिफाइन करूंगा मनी सप्लाई को, या मनी सप्लाई होता क्या है। अगर मुझे समझना हो कि मनी सप्लाई का एक्चुअल मीनिंग क्या है तो बेसिकली जब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में सिंपल सी चीज लिखी है। यानी जब हम मनी सप्लाई को कंसीडर करें किसी इकोनॉमी के रेफरेंस में, या जो डेफिनेशन मुझे दी गई है कि किस तरीके से मुझे मनी सप्लाई को समझना है, तो उसमें जो बेसिक चीज उन्होंने इंक्लूड किया है, सिर्फ एक बात को उन्होंने कंसीडर किया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इकोनॉमी में लोगों के पास जो मनी होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी नोन एज मनी सप्लाई। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में जो मनी है, या फिर मैं कहूं जो स्पेंडेबल फॉर्म में मनी है, जिसको स्पेंड कर सकते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, मनी सप्लाई में। क्लियर चीज? अब चूंकि मैंने लैंग्वेज जो यूज किया है उसमें बोला है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होता है कि सर मनी को फ्लो कॉन्सेप्ट में कंसीडर करें या स्टॉक में कंसीडर करें। याद होगा नेशनल इनकम में हमने कंसीडर किया था कि फ्लो का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे और स्टॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मनी सप्लाई को स्टॉक माने या फ्लो माने, तो ये मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात करूंगा आरबीआई के गाइडलाइन के या फिर मैं इकोनॉमी के रेफरेंस में बात करूं। तो देखो मनी सप्लाई को दोनों एस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है। हम यहाँ पे फ्लो की बात करेंगे क्योंकि जब हम मनी सप्लाई को कंसीडर करेंगे एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे वो क्या हो गया, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन वहीं अगर ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम में किस डायरेक्शन में, किस एस्पेक्ट के बेसिस पे, कौन से स्टैंडर्ड पे मुझे मनी सप्लाई को कंसीडर करना है। यानी व्हेनेवर देयर इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, तो फ्लो को यूज करूं, स्टॉक को यूज करूं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को यूज करूं या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करूं। तो यहां मुझे ध्यान रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मनी सप्लाई को कंसीडर करना है किसमें, स्टॉक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, यानी यहां मैं बात करूंगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। जो डेफिनेशन भी मैंने लिखी है या डेफिनेशन जो मैंने डिफाइन की है वो यही है कि किसी इकोनॉमी में लोगों के द्वारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पेंडेबल फॉर्म में करेंसी होती है या जिसको खर्च कर सकते हैं, स्पेंडेबल फॉर्म में है, उसको हम मनी सप्लाई में कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ मनी सप्लाई, तो पहले मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात करता हूं बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंसीडर करेंगे इसको कि आरबीआई क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसकी वर्किंग पॉलिसी है। तो वो एक नैरो डेफिनेशन यूज करता है इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। अब नैरो डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो केवल किसको कवर करता है, M1 को। ठीक है, अब M1 का मतलब यहाँ पे क्या है, C प्लस GD प्लस OD। अब अगर इनको मैं डिटेल में कंसीडर करूं तो C का मतलब सिंपल सा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है चीज? यानी C स्टैंड फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, D स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स, DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, और OD स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये कहूं मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अदर डिपॉजिट स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद आरबीआई। यानी जो अदर फाइनेंशियल डिपॉजिट्स में मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कहूं कि नेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उनके जो भी डिपॉजिट्स किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में या मैं कहूं मनी सप्लाई की मैं जब भी बात करूंगा तो मुझे केवल एक नैरो कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना है, दैट इज ओनली M1। यानी सिलेबस में मुझे किसको कंसीडर करना है, केवल M1 को। क्लियर है चीज? अब M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 में C प्लस GD प्लस अदर डिपॉजिट शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो एक अदर नैरो कॉन्सेप्ट है M2। M2 स्टैंड फॉर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक्स। अब सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक्स का सिंपल सा मीनिंग है, जो सेविंग्स वगैरह आप करते हो पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक्स के थ्रू, वो किस में आता है। अब यहाँ पे सेविंग बैंक्स के रिगार्डिंग मुझे ध्यान रखना है। सेविंग बैंक्स का मतलब जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जो वेरियस काइंड ऑफ
कंपनीज होती हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मुझे सेविंग बैंक का मॉडिफिकेशन या कहूं उसकी बेनिफिट या सर्विसेज मुझे प्रोवाइड कराते हैं, उनको मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है। तो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक्स, इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा M1 में, दैट इज इक्वल टू M2। नाउ टॉकिंग अबाउट द M3, यानी अब मुझे ध्यान रखना है कि जब M2 और M1 की मैं बात करूंगा तो दीज आर द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई व्हिच इज सजेस्टेड बाय द RBI। On the other hand, M3, M4 stand for broad concept of money supply। तो इनको मुझे ध्यान नहीं रखना है, इस चैप्टर में मुझे केवल कंसंट्रेट किसके ऊपर करना है, केवल M1 के ऊपर। नाउ टॉकिंग अबाउट द M3, M3 स्टैंड फॉर M1 यानी C प्लस D प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। अब टाइम डिपॉजिट का मतलब जो FD वगैरह आप कराते हो वो टाइम डिपॉजिट यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं कि M1 में अपन ऐड कर देंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, दैट इज इक्वल टू M3। नाउ टॉकिंग अबाउट द M4, M4 को अगर कंसीडर करो तो M3 आ जाएगा, ठीक है। M3 का मतलब यहाँ पे C प्लस DD प्लस OD और प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M3 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विद बैंक्स माइनस कर देंगे NSC। अब NSC स्टैंड फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी M3 में जो हमने इंक्लूड किया था उसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विद बैंक्स। ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट का मतलब इसमें टाइम डिपॉजिट भी आ गए, रेगुलर डिपॉजिट भी आ गए, और माइनस कर देंगे NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर है, जिन लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिए जो पैसा बैंक्स में डाला है, बैंक में डिपॉजिट कराया, उनको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि NSC एज ए टूल ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गवर्नमेंट इसको यूज करती है अंडर द गाइडलाइन ऑफ RBI। तो मुझे ध्यान रखना है कि किसी भी फॉर्म्स ऑफ मनी में मैं NSC को इंक्लूड नहीं करूंगा, और NSC के साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है KVP किसान विकास पत्र इनको भी मैं शामिल नहीं करूंगा। इसके ब्रॉड और नैरो कॉन्सेप्ट के बारे में तो जो चीजें मुझे समझनी है या मुझे याद रखनी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग से, जब मैं बात करता हूँ नैरो कॉन्सेप्ट की, तो नैरो कॉन्सेप्ट में मैं केवल कंसीडर करता हूँ इसको M1 को, जो कि बेसिस भी है, मैं कहूँ जो बेस है मुझे प्रोवाइड करेगा कौन सा M1, जब भी मैं बात करूंगा मनी सप्लाई की। और वहीं इसको हम यूज करते हैं किसमें, नैरो कॉन्सेप्ट में, लेकिन ब्रॉड कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं किसको, M3 को, जिसमें शामिल है M1 यानी C प्लस DD प्लस OD, उसमें ऐड कर दूंगा नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, वो क्या बन जाएगा मेरा M3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, M1 और M2 है, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट को जो मैं कंसीडर करता हूँ मनी सप्लाई के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे M3 और M4 की मैं बात करता हूँ। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बेसिकली जो एक नंबर की क्वेश्चन है आजकल जो CBSE ने ट्रेंड चला रखा है, या जो ट्रेंड वो यूज करते हैं, एग्जाम पैटर्न जो यूज करते हैं, उसमें एक नंबर के क्वेश्चन क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं, उनको लेके चलते हैं। तो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए हो जाती है, मुझे हर चीज को डिटेल में कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मनी सप्लाई को हमने कंसीडर कर लिया, इसके वेरियस कंपोनेंट्स को हमने कंसीडर कर लिया। अब जो चीज मेरे सामने आएगी उसमें मैं कंसीडर करूंगा किसको, मनी सप्लाई को। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो पहली बात मनी सप्लाई करता कौन है, या इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में बात करूं तो हु इज द लीडिंग सप्लायर ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। तो यहां बेसिकली मैं कंसीडर करूंगा तीन चीजों को, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, RBI की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गवर्नमेंट की, और फिर हम बात करेंगे किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। अब कॉमर्शियल बैंक को डिटेल में पढ़ेंगे कहां, बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो RBI के अगर रिगार्डिंग में बात करूं, मनी सप्लाई के रिगार्डिंग RBI को मैं समझूं, यहाँ RBI के जो फंक्शन है वो कैसे कवर अप देते हैं किसको, मनी सप्लाई को। तो RBI क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका एक मोनोपोली राइट है करेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब करेंसी के रिगार्डिंग क्या है, करेंसी प्रिंट करना, ऑथराइज करना, ये सब चीजें कौन देखता है इंडियन इकोनॉमी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्शन लाइज एवरीवेयर, वो चीज मुझे याद रखनी है, क्योंकि अगर जब मैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात करूंगा तो गवर्नमेंट 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट को प्रिंट या ऑथराइज करने के लिए लीगली क्या है, वो ऑथराइज है, वो अपने हिसाब से, यानी व्हेनेवर गवर्नमेंट फेसेस एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंट ड्यूरिंग द बजट और एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर। तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि डेफिशिएंट को मीट आउट करना है या डेफिशिएंट को कवर अप करना है, उसको कवर अप करने के चक्कर में मतलब गवर्नमेंट जब भी डिसाइड करती है, जब गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि मतलब डेफिशिएंट को मीट आउट करना है, तो उस केस में वो 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए के नोट को क्या करती है, ऑथराइज कर सकती है, उनको प्रिंट कर सकती है अपनी डेफिशिएंट को मीट आउट करने के लिए। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट के लिए गवर्नमेंट डजंट रिक्वायर टू गेट ए परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट और 1 रुपीज कॉइन, इसके अलावा जो भी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है विच इज एप्लीकेबल, लीगली एप्लीकेबल इन इंडियन इकोनॉमी, उन सबके ऑथराइज कौन है, RBI। यानी 1 रुपए के सिक्के और नोट के अलावा जितने भी करेंसी के डिनोमिनेशन मेरे पास अवेलेबल है इकोनॉमी में, चाहे वो 5 रुपए का नोट हो या फिर 10 रुपए का, या फिर मैं कहूं जो अदर फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है, उन सब के लिए ऑथराइज कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी उन करेंसी को प्रिंट करना, ऑथराइज करना, इकोनॉमी में उनका फ्लो इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट,
तो वो सारे के सारे डिसीजन लेने का जो मोनोपोली राइट है वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मनी सप्लाई को क्या करता है? लीगली ऑथोराइज करता है। किसने? इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को हमने कंसीडर किया जैसे 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट को क्या करती है? वो अपनी डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक को अगर मैं कंसीडर करूं तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि जो आपके डिमांड डिपॉजिट हैं, जो डीडी हमने कंसीडर किए हैं, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो उनकी सहायता से क्या करते हैं? मनी सप्लाई करते हैं। अब वो मनी सप्लाई करेंगे कैसे? सोचने वाली बात है। जैसे क्या होगा ना, एक सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन को बेसिकली मैं थोड़ा सा कंसीडर करूं कॉमर्शियल बैंक की, तो वहां मुझे दो चीजें मेनली कंसीडर होंगी कि कॉमर्शियल बैंक करते क्या है, कैसे उनको डिफाइन करूंगा। तो वो मेन काम जो उनके होते हैं वो क्या करते हैं? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? जो बोरोर हमको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या करते हैं? लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट प्रोवाइडिंग लोन, वो इस प्रोसेस में क्या करते हैं? मनी क्रिएशन करते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस मैं समझूंगा किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मुझे यहां ये याद रखना है कि कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट। यानी जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई की बात करूंगा तो रिजर्व बैंक भी है, गवर्नमेंट भी है उसमें, और कॉमर्शियल बैंक भी वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? मनी सप्लाई में। लेकिन ध्यान रखना कि कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई करने के लिए यूज किसको करते हैं? अपने डिमांड डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन की। अब डिमोनेटाइजेशन को मुझे क्यों समझना है? क्योंकि थोड़ा सा इसका एप्लीकेबिलिटी हो जाता है जब मैं मनी सप्लाई को कंसीडर करके चलूंगा। अब मनी सप्लाई के रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली जो लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को, यानी 8 नवंबर ऑफ 2016, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि जो 500 जो डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है विच इज इंक्लूड 500 नोट और 1000 नोट विल नो लॉन्गर बी ए लीगल टेंडर। यानी मैं कहूं कि जो 8 नवंबर 2016 को मिडनाइट के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस किया था कि जो लीगल टेंडर है 500 और 1000 रुपीज के नोट, 500 रुपीज और 1000 के नोट, वो आज रात 12 बजे के बाद एक लीगल टेंडर के तौर पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यानी उनकी एज ए करेंसी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन खत्म करने का मतलब ये नहीं था कि कोई ऑप्शन उनको नहीं दिया गया। उसमें हुआ क्या था कि जो टारगेट उन्होंने रखा था कि 8 नवंबर 2016 को जब ये चीज अनाउंस की गई थी तो कुछ एक्सेप्शन इसमें इंक्लूड किए गए थे। अब टारगेट क्या था कि 31 मार्च तक जो चीजें वो तय करके चल रहे थे, 31 मार्च 2016 तक, वो ये चाहते हैं कि टोटल करेंसी का लगभग 8.96%, 86.9% जो क्या होगा उसको कन्वर्ट करना चाहते थे किसमें? करेंसी में। उस करेंसी को लेके आना चाहते थे सर्कुलेशन में। ठीक है, जो कि बराबर था लगभग 15.9 ट्रिलियन, लगभग 15.9 ट्रिलियन के करीब करेंसी थी जिसको वो लेके आना चाहते थे किसमें? सर्कुलेशन में, या जिसको रिप्लेस करना चाहते थे। लेकिन टिल दिस डेट केवल 9.1 ट्रिलियन जो करेंसी थी वो कहां पे आके रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड में आई, मैं कहूं आरबीआई के पास रिकॉर्ड में, या मैं कहूं बैंकिंग सिस्टम के सर्कुलेशन में आई। टारगेट कितना था? 86.9% जो टोटल करेंसी है उसका, विच इज अमाउंटेड टू 15.9 ट्रिलियन, अबाउट 15.9 ट्रिलियन, जो 31 मार्च तक क्या करना था? उनको बैंकिंग सिस्टम में लेके आना था, सर्कुलेशन में लेके आना था, जिसका, और वो अप टू डेट या टिल दिस डेट कितना है? 9.1 ट्रिलियन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया डिमोनेटाइजेशन का, या जो डिमोनेटाइजेशन, जो नई करेंसी को हमने क्या कर दिया, जो ओल्डर करेंसी थी उसको नई करेंसी के साथ क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो केवल 2 ही डिनोमिनेशन जो करेंसी है उनको टारगेट पे रखा था, और विच इज हैविंग लार्जेस्ट वैल्यू इंक्लूडिंग 1000 रुपीज नोट और 500 रुपीज नोट, उनको टारगेट पे रखा था। उनको एक लीगल टेंडर के तौर पे जो अप्रोच था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जो अदर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है लाइक 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट, वो अभी भी क्या थे? लीगल टेंडर के तौर पे क्या थे? एक्सेप्टेबल थे, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं था। क्लियर है चीज? अब एक बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि डिमोनेटाइजेशन का बेनिफिट मिला नहीं मिला, इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बेनिफिशियल था या नहीं था। तो यहां मैं बात करूं तो मेनली टारगेट पे क्या था कि जब भी हम डिमोनेटाइजेशन या बात करते हैं कि ओल्डर करेंसी फॉर्म को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? न्यू वन के साथ, तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जो ब्लॉक हो चुकी मनी होती है, जो एक मनी किसी वजह से कहीं पे रुकी हुई है, उसको सर्कुलेशन में लेके आना था। ठीक है, अब किसी को आप ये जाके कहो कि आपके पास इतना पैसा आपने ब्लॉक कर रखा, उसको जमा करा दो, तो इसका परमिशन या कहूं इस तरह के प्रोसेस के लिए मुझे जो लीगल रेमेडीज है वो अवेलेबल नहीं है, या कहूं कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन मुझे नहीं देता है। ठीक है, उसका पैसा है, वो चाहे उसको फ्लो में रखे ना रखे, लेकिन जब मुझे उसको फ्लो में लेके आना होता तो मुझे डिमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं? लेने पड़ते हैं, इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, या कहूं जो
बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी उनको मुझे कंसिडर करके चलना पड़ता है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। अब इसका बेनिफिट शायद उस समय हमें नहीं मिला, लेकिन जो आने वाला टाइम है, जो प्रोलॉन्ग पीरियड होगा, वहां पे इसके बेनिफिट मुझे पॉजिटिव वे मिलेंगे। बीइंग ए इकोनॉमिक्स टीचर और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं इस बात को कंसिडर करके चलता हूं कि नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन जो भी हुआ इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, उसके बेनिफिट आने वाले टाइम में हमें क्या करेंगे, पॉजिटिव वे में मिलेंगे, तो इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी ऑल हैव इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जो बैंकिंग पोर्शन है उसको। टिल देन थैंक यू सो मच।